Hello everyone. Today we will start vector, right? So vector is very important. पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वेक्टर जो है उसका मीनिंग क्या है, राइट? क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया, राइट? क्योंकि फिजिक्स में आई थिंक फ्रॉम एचएस फर्स्ट ईयर ऑल्सो इन एचएस फर्स्ट ईयर ऑल्सो यू हैव लर्नड लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग वेक्टर्स. सो यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? मैथ्स में वेक्टर डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर का जितना भी मतलब प्रॉपर्टीज है, वेक्टर का मतलब क्या है, वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है, किस तरह से वेक्टर काम करते हैं, राइट? तो बेसिकली वेक्टर क्या है, ये जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी आप कह लो साइंटिफिक वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड, यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होता है, राइट? बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज है. मैंने यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखा हुआ है यहाँ पे: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, मनी, फोर्स, लेंथ, राइट? मैंने कुछ लिया है. बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होता है इन मैथमेटिकल और फिजिकल वर्ल्ड में, राइट? तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज को अगर आप एनालिसिस करोगे, ध्यान से एनालिसिस करोगे, तो यहाँ पे आपको एक दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेगा. एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट? और दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है कि इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होता है. आर यू गेटिंग दिस? ये पूरा फिजिकल वर्ल्ड में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है, आप इसको एनालिसिस करके देख सकते हो. हर एक फिजिकल क्वांटिटी का सिर्फ दो ही प्रॉपर्टी हो सकता है, आइदर और में. अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप लोगे आर्बिट्रेरली, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड होगा और अगर इसका मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी होगा. किसी का फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होगा, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा. इस दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी को लिया जाता है, पाया जाता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटी, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हमने देखा है कि दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी पाया जाता है. एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी को नाम दिया गया, क्या हो गया, स्केलर. स्केलर. और दूसरे तरह की फिजिकल क्वांटिटी को नाम दिया गया वेक्टर, राइट? तो ये स्केलर क्या है, मैग्नीट्यूड ओनली. मैग्नीट्यूड जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड है. सेट ऑफ रियल नंबर्स आप ले सकते हो. सेट ऑफ रियल नंबर्स आर ऑल स्केलर्स, isn't it? Real numbers are also known as scalars because each and every real number have magnitudes, right? No need to take the sign positive or negative. You just take the magnitude of those real number, right? So each and every real number is also behaves as a scalar. But vector क्या होता है, magnitude भी होगा and क्या होता है, डायरेक्शन एंड डायरेक्शन. ओके, तो चलो इसको हम समझते हैं. इन फिजिकल क्वांटिटी के लेकर लेंथ, पहले वाला क्या है, लेंथ. तो अगर आपको किसी ने पूछा कि भाई ये जो ब्लैक बोर्ड है, इसका लेंथ क्या होगा, तो आप बोल सकते हो कुछ भी हो सकता है यार, 1 से 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसा हो सकता है. लेकिन अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ लिया और अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक लेंथ लिया, तो लेंथ जो होगा वो सेम होगा, isn't it? It is independent of direction, right? किसी भी चीज का लेंथ लेना है तो आप किसी भी साइड से मेजरमेंट ले लो, इसका लेंथ सेम ही आएगा. तो ये क्वांटिटी क्या होगा, स्केलर होगा, राइट? ये क्वांटिटी स्केलर है. मास क्या होगा, ऑब्वियसली स्केलर है. टाइम क्या है, टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है. कितना टाइम हुआ है, 1 PM, 2 PM, 3 PM ऐसा बोलोगे. जो भी आप वॉच देख लो, मोबाइल फोन देख लो, कुछ भी देख लो, टाइम तो टाइम ही है. इसका कोई डायरेक्शन नहीं है कि अगर आप इस डायरेक्शन के देखोगे तो एक तरह का टाइम देखोगे और अगर आप दूसरी डायरेक्शन में देखोगे तो दूसरी मतलब टाइम देखोगे, ऐसा नहीं है. तो टाइम भी क्या होगा, स्केलर होगा. टेम्परेचर क्या है, ऑब्वियसली स्केलर है. आज का टेम्परेचर क्या है, आप किसी भी डायरेक्शन में जाके किसी भी डिवाइस लेके चेक कर लो, किसी भी डिवाइस में किसी भी डायरेक्शन में देख लो, हर डायरेक्शन में आपको टेम्परेचर वही दिखेगा. तो टेम्परेचर भी क्या होगा, स्केलर. एरिया क्या है, अगर आपको बोला गया इस ब्लैक बोर्ड का एरिया क्या है, इस बोर्ड का एरिया क्या है,
अगर आप इस तरह से इसके एरिया लोगे या इसको खोल के नीचे बैठा के एरिया लोगे तो एरिया तो सेम आएगा, डायरेक्शन इसका कोई काम नहीं एरिया में। तो एरिया भी क्या है, स्केलर है। वॉल्यूम भी स्केलर है ऑब्वियसली, अगर एरिया स्केलर है तो वॉल्यूम भी स्केलर है। मनी, पैसा क्या है, स्केलर है ऑब्वियसली, इजंट इट? क्योंकि मैं मंथली इतना पैसा कमाता हूँ तो ये भी एक स्केलर हो गया, इतना मतलब मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं है। तो मनी भी क्या है, स्केलर है। फोर्स क्या है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने यूज भी कर लिया है फिजिक्स में, राइट? तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट? और मैंने आपको बोला कि इसको मैंने क्या किया, 5 न्यूटन फोर्स दिया। तो अगर इसको मैंने 5 न्यूटन फोर्स दिया तो इमीडिएटली आपका माइंड में एक क्वेश्चन आना ही आना होगा कि 5 न्यूटन फोर्स देने से ये तो क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा। पहले सवाल ये है, राइट? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप किसी भी टेबल पे रख के इसको फोर्स दोगे तो फोर्स देने के बाद क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो जाता है, isn't it? So first of all, you have to ask yourself that in which direction you have given 5 Newton force, right? So in first case, if I can give 5 Newton force in this direction, then this object may come to this position, right? In another case, it may happens like that. If this object is this, if I give 5 Newton force in this direction, then this object may come in this position, isn't it? So in this case direction matters, right? क्योंकि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इतना न्यूटन फोर्स दे रहे हो तो ये तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, ऑब्जेक्ट इसका पोजीशन चेंज्ड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या होगा ये जानने के लिए आपको ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो 5 न्यूटन फोर्स और किसी भी फोर्स आपने दिया है तो इसको किस डायरेक्शन में फोर्स दिया है, राइट? अगर आपको डायरेक्शन पता नहीं है तो यू कांट फाइंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, isn't it? So force is the best example to explain the vector quantity, right? The force is the vector quantity and height again it's a scalar quantity obviously. अगर आपको किसी ने पूछा है कि आपका हाइट क्या है तो अगर आप आपका ऊपर से नीचे तक हाइट लोगे और नीचे से ऊपर तक हाइट लोगे, दोनों ही केस में आपका हाइट सेम आएगा, isn't it? ऐसा नहीं है कि ऊपर से नीचे तक लेने से एक हाइट आएगा और नीचे से ऊपर तक लेने के एक हाइट आएगा, ऐसा नहीं है। ये जो ब्लैक बोर्ड का अगर आपने हाइट लेना चाहते हो तो अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक हाइट लिया तो सपोज x सेंटीमीटर हाइट आया, और अगर किसी ने यहाँ से यहाँ तक हाइट लिया फिर तो भी x सेंटीमीटर ही आना है, राइट? तो इन दिस केस डायरेक्शन डजंट मैटर्स। तो हाइट इज अगेन ए स्केलर क्वांटिटी, राइट? तो ये जो वेक्टर है ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने मैथमेटिक्स हायर मैथमेटिक्स लेके पढ़ना चाहते हो आपके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंजीनियरिंग फील्ड में तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर इटसेल्फ इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिकल वर्ल्ड, राइट? तो इंजीनियरिंग पे वेक्टर का यूज बहुत जबरदस्त होने वाला है, राइट? हायर मैथमेटिक्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेक्टर क्वांटिटी। सो अगर वेक्टर आपने समझ लिया तो आप किसी भी प्रॉब्लम को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट यू कैन अटेम्प्ट और एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉब्लम, बिकॉज ईच एंड एवरी प्रॉब्लम हैव सम फिजिकल मीनिंग, बिकॉज vector quantity itself is a physical quantity, isn't it? So every problem regarding vector has some physical meaning, right? So पहले तो आपको इमेजिनेशन पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक 3D क्वांटिटी है, 3 डायमेंशन वाला। तो 3 डायमेंशन वाला किसी भी चीज को अगर आपको समझना है तो आपको इमेजिनेशन पावर आपको डेवलप करना पड़ेगा, राइट? आपको ये जो हर किसी प्रॉब्लम का जो फिजिकल सिचुएशन है वो आपको इमेजिन करके समझना होगा, राइट? तो ध्यान से पढ़ना ये वेक्टर को, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तब भी मैंने देखा कि बहुत स्टूडेंट ऐसा होता है कि वेक्टर को छोड़ देता है, ठीक है? ये थोड़ा बहुत टफ है
इसलिए कहता है कि छोड़ दो भाई, वेक्टर पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेक्टर छोड़ दोगे तो आपको 3D भी समझ में नहीं आएगा, राइट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि वेक्टर को छोड़ देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि इसको सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए पढ़ते हैं कि ठीक है भाई, इस तरह की प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, चलो ठीक है इसको प्रैक्टिस कर देते हो, एग्जाम में आएगा लिख लेंगे। तो ऐसा मत करो, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा वेक्टर का। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, and if you can understand the concept of vectors, then you can easily attempt any questions regarding vector, right? So before that, pause the video, note it down. So our next topic is representation of vector, okay? क्योंकि फिजिक्स में हम क्या करते हैं, किसी भी सपोज फोर्स है तो इसको एफ वेक्टर लिखते हैं, वेलोसिटी होता है तो वी वेक्टर लिखते हैं, राइट। एक्सेलरेशन में ए वेक्टर लिखते हैं, मतलब हर एक क्वांटिटी को हम सिंबलाइज करके उसको यूज करते हैं, राइट। तो मैथमेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हर एक चीज को हम एनालिटिकली पढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फोर्स को भी वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे, वेलोसिटी को भी वेक्टर क्वांटिटी मानेंगे। मतलब ये जो पूरा फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है, सबको लेके एक मतलब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकली हर एक वेक्टर को एक ही सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, क्योंकि इसी सिंबल को लेके हम पूरा वेक्टर अलजेब्रा जो है वो हम पढ़ सके, राइट। तो मैथमेटिक्स में वेक्टर क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्टेड लाइन होता है, राइट। जिस लाइन में ये जो पूरा लाइन का लेंथ होगा, ये उसका मैग्नीट्यूड होगा, और जिस मतलब डायरेक्शन में उसको डायरेक्टेड किया जाएगा, उसी वही डायरेक्शन उसका डायरेक्शन होगा, राइट। तो लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर। यू जस्ट टेक वन लाइन, दिस इज द लाइन एंड दिस इज द डायरेक्शन, राइट। तो ये जो लाइन का पूरा लेंथ होगा, ये होगा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो है ये मतलब इंडिकेट करता है कि इसका डायरेक्शन इस दिशा में है, राइट। तो मैथमेटिक्स में हम वेक्टर को इसी डायरेक्टेड लाइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको ये रिप्रेजेंटेशन को लेके पूरा वेक्टर जो अलजेब्रा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर मतलब अलग अलग नहीं पढ़ेंगे कि फोर्स को एफ वेक्टर से डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी को वी वेक्टर से डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को लेकर नहीं पढ़ रहे हैं। हम पूरा जो वेक्टर क्वांटिटी है, सभी फिजिकल वर्ल्ड में जितना भी वेक्टर क्वांटिटी है, सबको एक सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको साथ लेके पूरा वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे, ओके। तो इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्टेड लाइन। दैट मींस इन मैथमेटिक्स वेक्टर इज नथिंग बट a directed line where no need to write anything, it is understood, right। आप इस लाइन को इस डायरेक्शन भी दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये वेक्टर है इसी डायरेक्शन में, और यहाँ पे दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिंबलाइज कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये जो पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, और ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, राइट। ये जो इनिशियल पॉइंट है इसको हम कह सकते हैं हेड, इनिशियल पॉइंट, और ये है टर्मिनल पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं हेड, राइट। और इसको हम कह सकते हैं टेल, जहां पे एरो है वो हेड है और पीछे वाला टेल है। तो अगर इस पॉइंट को आप नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया बी, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, AB जस्ट मतलब उसका मैग्नीट्यूड, राइट। AB मींस लेंथ ऑफ द लाइन AB, but it's the vector quantity, so you must define the direction of this vector, right। तो ये लाइन क्या है, A से B तक है, मतलब A पॉइंट से B पॉइंट तक ये लाइन डायरेक्टेड है, तो ये ऐसा होगा, राइट। एंड अगर आप यहाँ पे नाम दे दो A और B,
तो ये वेक्टर कैसा होगा, ये ए से बी तक नहीं जा रहा है, ये बी से ए तक आ रहा है, तो ये वेक्टर होगा बी ए वेक्टर, राइट। जहां पे भी आपको लिखा, मतलब इफ यू फाइंड एनीवेयर समथिंग लाइक दैट या बी ए वेक्टर, द मीनिंग ऑफ दिस इज द लाइन started from B and is directed towards A, right? That is why it is represented like BA. So in vector, in magnitude, if you can take only the scalar quantity, that means if you consider only the length of the line AB, then in this case AB is exactly equals to BA, there is no doubt. But in case of vector quantity, AB and BA are not same as a vector, right? Because as a length they may be same, but as a vector that they are not same, because in both the cases their directions are opposite with each other, right? Now one more representation is there. Suppose same vector you can take, suppose this one, so this is A and this is B, this is one representation. This is represented like AB vector, or sometimes somewhere you may find like that, this is a vector and only small a is there, so this is another representation, right? So two type of representations are there. One type of representation is this, that you just rename both the end points by capital letter A and B. In this case we can represent this vector like AB vector, okay? And this is one or same vector, and this A vector. So basically this A vector denotes this whole vector, right? So basically it is like that this AB vector is exactly equals to A vector, right? Or you can write this small a, that means if you take all the magnitude of this line, then you can write this, that modulus of AB is equals to AB, and modulus of A vector equals to A. That means this A is the magnitude of whole line, okay? These are nothing but the representation of vectors, okay? This is important also, and it is nothing to say anything more regarding this topic, because you just remember how to represent a vector, because after that you will find triangle law vector quantity, addition law vector. So here you have to understand how to represent the vector properly by giving the proper direction. This is very important, okay? So before that, pause the video, note it down. So hello everyone. So now our topic is position vector. Okay, it is also one important concept of vector algebra. So let us understand what is the position vector. Obviously, position vector is itself is a vector quantity, definitely, right? So position vector किसका होता है, मतलब position vector एक vector है, तो ये vector किसका vector होता है, right? ये first question है. तो position vector basically is a vector and it is a vector quantity of a point. पहले तो आपको ये समझना होगा कि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो खुद एक वेक्टर होता है, लेकिन वो किसका वेक्टर होता है, ये एक पॉइंट का वेक्टर होता है, राइट? सो पॉइंट का वेक्टर होता है, तो ये पॉइंट क्या है? ऑब्वियसली ये पॉइंट 3D में किसी भी पॉइंट का हो सकता है, ये तो पहले आपको क्लियर होना है. पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर ऑफ ए पॉइंट in 3D, right? Where by whose terminal point is the origin itself, and whose initial point is the origin itself and terminal point is the point itself. समझ में आया क्या बोला? पोजीशन वेक्टर जो होता है वो एक वेक्टर होता है और ये एक पॉइंट का वेक्टर होता है, राइट? तो हमने जस्ट इसके पहले वाला जो लेक्चर में हम लोगों ने देखा है कि जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हम दो तरह की रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर किसी भी वेक्टर को आप इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट की हेल्प से आप इसको डिफाइन करोगे तो यहाँ पे दो पॉइंट चाहिए, राइट? तो अगर यहाँ पे दो पॉइंट है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट जो होता है वो कौन सी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है? तो पोजीशन वेक्टर अगर आप इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को यूज करके डिफाइन करना चाहोगे तो यू कैन डिफाइन लाइक दैट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज ए वेक्टर
whose initial point is the origin and the terminal point is the point itself. समझ में आ गया? सपोज आप यहाँ पे खड़े हो तो आप खुद एक ओरिजिन हो, यहाँ पे आपका एक्स वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस आ रहा है। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन लेना चाहते हो सो यू जस्ट सपोज ये एक पॉइंट है, तो पहले तो आप इस पॉइंट से आप खुद का जो डिस्टेंस होगा वही उसका मैग्नीट्यूड होगा, और इस ये जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन क्या होगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा कि मैं जो ओरिजिन हूँ, मैं क्या करूंगा टर्मिनल पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये सॉरी मैं होगा इनिशियल पॉइंट और ये जो पॉइंट होगा वो होगा टर्मिनल पॉइंट, राइट? तो इट शुड बी डायरेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो लेट अस सी in 3D I used to represent this is my x-axis, this is my y-axis and this is my z-axis, right? So let us consider one parallelepiped. Now you see this is my origin with coordinate 0 0 0 and this is the point P with coordinate x comma y comma z, right? So obviously this distance must be x, this distance must be y and this distance must be z, right? Now यहाँ पे क्या हो रहा है? You can define like that position vector of a point P, position vector of a point P is a vector quantity whose initial point is origin, and terminal point is P with coordinate x comma y comma z, and it is denoted by OP, right? OP vector, because O is treated as initial point and P is the terminal point, so it must be a vector quantity with direction from O to P. और one more important things, क्योंकि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने दो तरह की रिप्रेजेंटेशन देखा है। एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा है कि इसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट को यूज करके डिफाइन कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा था कि स्मॉल ए वेक्टर, वेयर स्मॉल ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायरेक्टेड लाइन एंड दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन, इजंट इट? तो अगर पोजीशन वेक्टर है तो यहाँ इसको आप ए से नहीं रिप्रेजेंट करोगे, क्या किसे रिप्रेजेंट करोगे? स्मॉल आर वेक्टर, राइट? सो और यू कैन रिप्रेजेंट एनी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट एज by small r vector, where small r is the magnitude of this line and this vector represents the direction of this line, right? Like that, small r vector. Okay? तो ये कन्वेंशन है, क्योंकि अगर आप किसी भी मैथमेटिक्स बुक ले लोगे वेक्टर क्वांटिटी का, तो हर एक बुक पे आपको जो स्मॉल आर वेक्टर है वो हमेशा पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये कन्वेंशन है, इसको किसी भी मैथमेटिक्स बुक में जो भी मैथमेटिशियन है वो इसको यूज किया है, ओके? सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू से आल्सो दैट इन दिस केस you know distance formula, obviously distance between two points x1 minus whatever suppose two points are there, x1 y1 z1, another is x2 y2 z2. So the distance between two points is always given by square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square, right? So the magnitude of this line is nothing but the distance between two points, right? So in one point is x y z, another point is 0 0 0, so it must be square root of x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square. So it is nothing but square root of x square plus y square plus z square, right? So there all so therefore mod AP mod R or mod OP, and this is nothing but square root of x square plus y square plus z square. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना।
ठीक है, तो आज के लिए यहाँ पे ही मैं रुकता हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को देखो, आपका बुक्स जो है उसको पढ़ो, पोजीशन वेक्टर के रिलेटेड अगर आपको किसी प्रॉब्लम मिला उसको करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो। ओके, वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक थोरोली। बहुत ही डेप्थ में जाऊंगा क्योंकि आपका जो नया सिलेबस है इसमें वेक्टर से किसी भी चीज को डिलीट नहीं किया। इफ यू कैन सी दिस सिलेबस, वेक्टर का हर एक चीज रहा है, कुछ भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया। ओके, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे इस वेक्टर को। सो थैंक यू।